नमस्कार, मैं हूं जीके सिंह। एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रेरणा कोचिंग सेंटर के इस एजुकेशनल चैनल पे। बच्चों, शाम के 7 बज चुके हैं और प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऑनलाइन क्लास, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे आपकी 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड इतिहास का पहला अध्याय, जिसका नाम है बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका कि मैंने पूरा थ्योरी का जो डिस्क्राइब है वो पार्ट 1 वीडियो में किया है और 1 से लेकर के 10 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन भी मैंने वहाँ पर कर रखा है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से पार्ट 1 वीडियो जो इसका है उसको भी आप देख लीजिए, ताकि आपका जो सिलेबस है वो पूर्ण रूपेण समाप्त होगा और आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को लेकर के कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और उससे पहले जो जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अगर इसी तरह से हमारा मेहनत जारी रहा तो निश्चित रूप से हम लोग बोर्ड में फिर से एक अच्छे मार्क्स लाने में सफल रहेंगे। और एक शिक्षक चाहे जितना भी मेहनत कर ले, जब तक उसका छात्र उसे समर्थन नहीं देता है तब तक कहीं ना कहीं शिक्षक की भी जो स्थिति होती है उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आप लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे हमसे लगातार जुड़ रहे हैं इस लाइव क्लास में। तो चलिए हम लोग बिना समय व्यतीत किए हुए आज का वीडियो का पहला प्रश्न को हम लोग डिस्कस करते हैं। और अगर किसी को कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करें और हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने में अपना सौभाग्य समझेंगे और हमें लगेगा कि आप भी मेहनत करें, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज के लिए हमारा पहला सवाल है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था। अब देखिए, आप सबको पता है कि सबसे पहले कि मेटरनिख क्या है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हमसे जुड़ते हैं जो कि पहली बार हमसे जुड़े रहते हैं और उनको थ्योरी पहले का कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन एकाएक अगर उसके समक्ष मेटरनिख आ जाए, ऑस्ट्रिया आ जाए तो कहीं ना कहीं उन्हें समस्याएं होती है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाए कि थोड़ा सा डिटेल से हम लोगों को अध्ययन करना, ताकि जो फर्स्ट व्यूअर्स हो उनको भी हमारी बातें जो है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर सवाल है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि मेटरनिख क्या है। तो आपको बता दें कि मेटरनिख जो है वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। बच्चों, मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो यहीं से हमारा इसके बारे में इंट्रोडक्शन पता चल जाता है कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। इन्होंने 1815 ईस्वी में, याद रखिएगा, इन्होंने 1815 ईस्वी में वियना में जो सम्मेलन हुआ था, बच्चों याद रखना, कहाँ पे? वियना में जो सम्मेलन हुआ था इसकी ये इन्होंने अध्यक्षता की थी। याद रखिएगा, वियना में जो सम्मेलन हुआ था इनकी इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। यानी मेटरनिख ने क्या किया? 1815 ईस्वी में जो वियना में सम्मेलन हुआ उसकी मेटरनिख ने क्या किया था? अध्यक्षता किया था। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल होगा कि सर आखिर ये 1815 ईस्वी में वियना में सम्मेलन क्यों किया था। तो आप सबको पता है कि जो यूरोप पहले 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, आपको पता होगा कि जो यूरोप पहले बच्चों 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, उसे नेपोलियन बोनापार्ट के कारण, उन्हें नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने तलवार के दम पर उसको 33 टुकड़ों में सिमट दिया था। यानी यूरोप में लगभग 300 छोटे बड़े राजा हुआ करते थे और नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का एक राजा था, उन्होंने अपने तलवार के दम पर यूरोप के लगभग 300 छोटे छोटे राजाओं को आपस में मिला करके उसको 33 भागों में सिमटा दिया। अब जो ये 33 राजा बचा, इनमें भी हमेशा इस बात का भय बना रहता था कि नेपोलियन बोनापार्ट उसकी हत्या कर देगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट से बचने के लिए ये सभी 33 राजा ने क्या किया? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन किया और इस सम्मेलन में इसी राजा में से एक राजा जिसका नाम था मेटरनिख, समझे, इसका नाम क्या था? मेटरनिख, उसको उन्होंने अपना अध्यक्ष बना लिया और मेटरनिख की अध्यक्षता में ये 33 जो राजा था वो आपस में मिल गया। और इसके बाद ध्यान देना है कि यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हो गई जिसका नाम रखा गया मेटरनिख युग। उसका नाम रख दिया गया बच्चों मेटरनिख युग। इस युग का नाम रख दिया गया मेटरनिख युग। और जब इसकी सूचना
नेपोलियन बोनापार्ट को मिली, तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो यूरोप छोड़ करके सदा सदा के लिए भाग गया और यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम लोग मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या सवाल बच्चों आया कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का क्या था, तो आपको बताना कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? वियना सम्मेलन के अध्यक्ष भी कौन थे? मेटरनिक ही थे। मेटरनिक को ही अध्यक्ष मान करके सभी राजा आपस में एकत्रित हो गए और मेटरनिक एक युग की शुरुआत की। जो राजा हमेशा नेपोलियन बोनापार्ट से भयभीत रहता था, अब वो मेटरनिक के कारण सदा सदा के लिए यूरोप छोड़ करके भाग गया था। तो चलिए ये हमारा इसका हो गया आंसर। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी डिटेल से जान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्टिव से हम लोग को कौन कौन सी थ्योरी और भी अध्ययन किया जा सकता है। देखिए, मेटरनिक एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता था। अगर प्रभावशाली बच्चों नहीं रहता तो निश्चित रूप से जो 33 राजा बचा हुआ था वो मेटरनिक को अपना अध्यक्ष ही नहीं मानता। अगर मेटरनिक को उन्होंने अपना अध्यक्ष माना तो इसका मतलब मेटरनिक क्या था? एक बहुत ही प्रभावशाली राजनेता था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था और चांसलर भी था। और कौन था? चांसलर भी था। वह ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री भी रहा था। कब से कब तक? तो 1809 ईस्वी से लेकर के 1821 ईस्वी तक रहा और बाद में इन्होंने 1821 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया का चांसलर भी बना। उसने कांग्रेस ऑफ वियना में बहुत बड़ा रोल निभाया था और यूरोप में जो राजशाही को मजबूत करने में भी अपनी नीति अपनाई थी। यानी 1815 ईस्वी के बाद यानी सभी राजाओं का ये हेड बना था। सभी राजाओं का मेटरनिक क्या बना था? हेड बना था। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यूरोप में जो भी राजा बच गया था उन सभी राजाओं में राजशाही को मजबूत करने में अगर किसी का योगदान रहा है तो योगदान किसका रहा है जी? मेटरनिक का रहा है। याद रखिएगा, वो किसका रहा है? तो मेटरनिक का रहा है। तो कहीं ना कहीं आप एक ऑब्जेक्टिव से बहुत सारा उससे रिलेटेड प्रश्न भी आसानी से सीख सकते हैं। और मैंने जानबूझ करके ऑब्जेक्टिव को डिटेल्स भी बनाया है ताकि बहुत सारे बच्चे जो थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन का क्लास देखते हैं तो निश्चित रूप से उसका यूरोप में राष्ट्रवाद का जो थ्योरी है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो जनरल कॉम्पिटिशन वाले छात्र हैं उसको भी निश्चित रूप से इससे काफ़ी अधिक मदद मिलने वाली है। चलिए, हमारा अगला सवाल है बच्चों की फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये कब हुई थी? ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो देखिए, कोई भी संधि अगर बालक उसकी हम बात किया जाए तो संधि का मतलब होता है कि दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा होता है और उस युद्ध को रोकने के लिए अगर बातचीत होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं संधि। जैसे मान लो कि अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। एक तरफ ईरान अकेले है और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल है। अब इस स्थिति में अगर इस युद्ध को रोक दिया जाए तो कहीं ना कहीं इनको संधि करना पड़ेगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं संधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका सही आंसर बच्चों हो जाएगा 1861। यानी फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1861 ईस्वी में। अब जान लेते हैं कि आखिर ये संधि किस किस वजह से हुई थी, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। चलिए, तो यह संधि हुआ था फ्रेंच को पर्शियन वार के अंत में। यानी फ्रांस और पर्सा के बीच में बच्चा युद्ध हो रहा था और वह युद्ध जब समाप्त कराया गया, यानी फ्रांस और पर्शिया वार जो है वो जब समाप्त क्या कराया गया तो उसके अंत में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। फ्रांस को जर्मनी को भारी युद्ध क्षति देना पड़ा था। यानी आपको बता दें कि इस युद्ध में फ्रांस की हार भी हुई थी और फ्रांस पर एक काफी बड़ा जुर्माना लगाया था और इस जुर्माना को किसको देना पड़ा? जर्मनी को देना पड़ा। याद रखिएगा, इसमें जो हर्जाना था किसको देना पड़ा? जर्मनी को भारी युद्ध क्षति देनी पड़ी थी। फ्रांस को जर्मनी को भारी युद्ध क्षति देनी पड़ी थी। यह संधि जर्मनी की जीत के बाद ओटोमन, माना ये जो संधि है यह संधि जर्मनी के जीत के बाद एक राजा का परिणाम था। यानी आप सोच रहे होंगे कि हरा दिया कौन? इस युद्ध में फ्रांस हार गया और जर्मनी जीत गया। तो जर्मनी को जिताने में जो सबसे अहम रोल था जिस नेता का, उसका नाम था बच्चों बिस्मार्क। याद रखिएगा, इसका नाम क्या था? बिस्मार्क था। इसका नाम क्या था बच्चों? इसका नाम था बिस्मार्क। याद रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और भी समझने वाली बात है कि यहाँ पर हमने ये समझा कि यह जो संधि है ये संधि हो गया। इस संधि का नाम हमने दे दिया फ्रैंकफर्ट की संधि। और इस संधि में
हारा फ्रांस और जीत हुई जर्मनी को। लेकिन जर्मनी एक छोटा देश होने के बावजूद भी अगर फ्रांस से जीत गया तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा व्यक्ति का योगदान था और उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क। उस व्यक्ति का नाम क्या था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क जो था वो जर्मन डाटा में ही प्रसा का प्रतिनिधित्व करता था और ये चाहता था कि लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन करते हुए पूरे के पूरे जर्मनी को एक किया जाए। और इसके लिए इन्होंने विलियम फर्स्ट से दोस्ती भी की थी और विलियम फर्स्ट चूंकि एक राजा था, उन्होंने बिस्मार्क को अपनी सेना दी थी और बिस्मार्क इस सेना के दम पर एकीकरण करने का काम किया था। और यहाँ भी जो युद्ध जीता है इस युद्ध को जीतने में बहुत बड़ा जो योगदान है वो किसका है जी? तो वो बिस्मार्क का। याद रखिएगा किसका योगदान है? तो योगदान है बिस्मार्क का। चलिए अब अगला सवाल कह रहा कि इसमें से कौन क्रांति पुत्र कहे जाते हैं? यानी 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। नेपोलियन दिया गया है, मेटरनिक दिया गया है, चार्ल्स टेन दिया गया और लुई फिलिप दिया गया। यहाँ लुई लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे, लुई फिलिप। इन 4 व्यक्तियों में से बच्चों कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम लोग क्रांति पुत्र के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा इसमें नेपोलियन बोनापार्ट जो है इसको हम लोग क्रांति पुत्र के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि जो यूरोप पहले लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो यूरोप में सबसे पहला राष्ट्रवाद फैलाने का अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो श्रेय जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। नेपोलियन बोनापार्ट ने चाहे जैसे भी हो, बलपूर्वक हो या नेपोलियन बोनापार्ट के भय से हो या फिर इसके कूटनीतिक ताकतों से हो, लेकिन इन्होंने इन 300 छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिला करके इसको 33 टुकड़ों में सिमटा दिया। अतः यूरोप में अगर क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ तो इस क्रांति का जो सूत्रधार थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। इसलिए बच्चों हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को क्रांति पुत्र के नाम से जान सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया इसका आंसर। अब थोड़ा सा इस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो भी हमारा कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी है उसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट किस प्रकार के व्यक्ति थे। तो चलिए हमारा जो पहला लाइन है वो है कि क्रांति पुत्र के नाम से हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट को जानते हैं, जैसा कि आपने ऑब्जेक्टिव में जाना है, क्योंकि वे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद उभरे और उसी क्रांति की परिस्थितियों की वजह से सत्ता तक पहुंचे। आपको पता होगा कि 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, याद रखिएगा फ्रांस में जो पहली क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कौन उभरा था? नेपोलियन बोनापार्ट उभरा था और इसी क्रांति के दम पर उन्होंने कहाँ का? फ्रांस का राजा बना था। याद रखिएगा फ्रांस का उनको राजा बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रेंच का सम्राट बना, यानी इसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का सम्राट बना जी बच्चों? फ्रांस का सम्राट बना। उसने यूरोप के कई हिस्सों को अपने कानून लागू किए। आपको पता था कि यूरोप 300 छोटे छोटे टुकड़ों में था और इनके प्रयास से ये 33 टुकड़ों में सिमट गया और इन्होंने पूरे यूरोप के लिए एक अलग नियम बनाया, एक नया कानून लाया और उस कानून के अंतर्गत सभी राजाओं को आपस में एक करने का प्रयास किया। इन्होंने नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, यानी इनके द्वारा जो नियम लागू किया गया बच्चों उसको हम लोग नेपोलियन कोड के भी नाम से जानते हैं। मतलब नेपोलियन का एक नया कानून के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो जाता है किसको? तो वो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। चलिए अगला सवाल हमारा है कि पोलैंड की क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि पोलैंड की क्रांति हुई थी बच्चों 1830 ईस्वी में। याद रखिएगा पोलैंड की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1830 ईस्वी में। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो क्रांति हुई थी कहाँ हुई थी, किस कारण से हुई थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन था बालक कि पोलैंड की क्रांति कब हुई थी, तो सीधा आंसर हो गया 1830 ईस्वी में। आखिर अब कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि 1830 ही 4 ऑप्शन में दे देता है, तो उस स्थिति में आपको याद रखना है कि 29 नवंबर 1830 ईस्वी को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। यानी अगर आपको चारों ऑप्शन में 1830 ही मिल जाए तो उस स्थिति में डेट मायने रखता है। और बच्चों याद रखिएगा कि ये जो हुआ था ये हुआ था 29 नवंबर 1830 ईस्वी को। स्थान कौन सा था?
तो स्थान था बालक वार्सो, स्थान का नाम है वार्सो। और रूसी शासन के खिलाफ इस मैंने ये जो हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो आप पोलैंड की क्रांति देख रहे हैं, इसके होने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था रूसी शासन के खिलाफ स्वतंत्रता प्राप्त करना, यानी रूस के खिलाफ जो है एक आंदोलन करना और वहां पर स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। यह विद्रोह रसिया के शासक के खिलाफ था। आपको पता था कि रूस का जो राजा हुआ करता था वो पूरे विश्व में सबसे अधिक निरंकुश एवं आयोग हुआ करता था। तो रसिया के राजा के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था, ये क्रांति हुई थी। और इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के जो शासक हैं इसको राजगद्दी से हटाया जाए और यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र को समाप्त किया जाए और यहाँ पर एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 15। बालक क्वेश्चन कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो हम सबको पता है कि लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में। अब देखिए, अब बहुत सारे व्यक्ति को यह भी नहीं पता होगा कि लेनिन कौन थे। तो लेनिन जो थे ये काफी एक प्रकार कह सकते एक स्वप्नदर्शी व्यक्ति था, एक साम्यवादी व्यक्ति था, नई आर्थिक नीति को पूरी दुनिया में लाने वाला व्यक्ति था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई है बालक 1924 ईस्वी में। याद रखिएगा, लेनिन की मृत्यु हुई है 1924 ईस्वी में। और आप लोग हमें कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था। हमने यहाँ पर आपको मृत्यु बता दिया, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि लेनिन का जन्म कब हुआ था। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए और हम लोग देखते हैं कि आप लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं। चलिए, लेनिन के बारे में थोड़ा सा और भी हम डिटेल से जान लेते हैं। लेनिन की जो मृत्यु हुई थी बालक, वो हुई थी 21 जनवरी 1924 ईस्वी को। चूंकि देखिए वहां पर डेट नहीं दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको डेट भी बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिक में तो डेट नहीं पूछता है, लेकिन जब आप जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं या फिर और भी कई प्रकार के कॉम्पिटिशन का एग्जाम देते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से ये डेट भी पूछा जाता है। और इनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो इनकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण था कि इसको कई बार जो है ब्रेन में स्ट्रोक आया था, यानी इनका ब्रेन में स्ट्रोक आया था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। लंबे समय से ये बीमार रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उन्हें रशियन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया था और बाद में वे सोवियत यूनियन के पहले प्रमुख नेता भी बने थे। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं तो ये रूस के एक बहुत बड़े नेता थे और सोवियत यूनियन के सबसे पहले नेता बने थे। इन्हीं के द्वारा नई आर्थिक नीति बच्चों लाया गया था, और जो कि मार्क्सवादी मूल्यों के साथ कुछ हद तक समझौता था। और इन्होंने पूंजीपति वर्ग के लोग और श्रमिक वर्ग के लोगों के बीच एक समानता लाने का प्रयास किए थे और दोनों के अधिकारों को एक दूसरे का ध्यान रखते हुए समाज में स्थिरता पैदा करने का प्रयास किए थे। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन जो है ये यहीं पर समाप्त होता है और हम लोग बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की ओर। सवाल है बच्चों की जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य, एक जर्मन राइन राज्य, इसका निर्माण किसने किया? तो बच्चों इसका निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब देखिए बार बार इस चैप्टर में एक ही चीज आता है कि चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो बहुत सारे राजाओं पर अपना कमांड करता था। 300 राजा थे और उसको सिमटा करके उन्होंने 33 राजा में खत्म कर दिया था। इसका मतलब क्या था कि यूरोप के कई ऐसे देश थे जिन पर सीधा जो है नेपोलियन बोनापार्ट का अधिकार था। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा, जर्मन राइन राज्य का भी निर्माण किया गया है नेपोलियन बोनापार्ट के ही द्वारा। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आखिर ये क्या था। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेकर के आए हैं। देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ तो सीधे सीधे आंसर हो गया। और एक और ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से ले सकते हैं कि कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1806 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनकर आ रहा है कि अगर पूछा जाए कि जर्मन राइन राज्य का स्थापना कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1806 ईस्वी में। अब यह क्या था? तो यह कई जर्मनी राज्यों का एक संघ था, मतलब जर्मनी के कई छोटे छोटे जो प्रांत थे उसका ये क्या था? संघ था।
जो फ्रांस के प्रभाव में था। जो किसके प्रभाव में था? फ्रांस के प्रभाव में था। फ्रांस कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव में था। मुख्य बात यही है कि इसकी स्थापना 1806 ईस्वी में हुई थी और इसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब जरा सा दिमाग में ये भी होगा कि आखिर सर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर फ्रांस का सहयोगी राज्य बनाया जाए। यानी नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात का पता था कि जब तक यूरोप का एकीकरण नहीं किया जाएगा, यूरोप के सभी राजाओं को आपस में एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक जो है यूरोप के जनताओं का समुचित विकास नहीं हो सकता है। अतः जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर फ्रांस का एक सहयोगी राज्य बनाया जाए, यही मुख्य उद्देश्य था किसका? जर्मन राइन राज्य का। तो इस प्रश्न में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, तो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य की स्थापना कब हुई? तो बच्चों हो जाएगा 1806 ईस्वी में। यह क्या था? तो यह कई राज्यों को मिलाकर एक संघ था। यह किसके प्रभाव में था? तो याद रखिएगा ये फ्रांस के प्रभाव में था या फिर नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव में था, क्योंकि फ्रांस का राजा उस समय था नेपोलियन बोनापार्ट। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1806 ईस्वी में हुई। इसको बनाने वाले कौन थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। इसको बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसको बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर फ्रांस का सहयोगी राज्य बनाया जाए। जर्मनी के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर फ्रांस का सहयोगी राज्य बनाया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, और प्रश्न नंबर है 17। थोड़ा सा डिस्कशन करने में टाइम लगता है और एनर्जी भी रखता है, और बहुत सारे बच्चे फांकी भी मार लेते हैं। इसके बाद इतना मेहनत करने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो काफ़ी दुर्भाग्य वाली बात है। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर पढ़ने कहा जाए तो पढ़ाई के समय उसको नींद लगने लगता है। लेकिन आप याद रखिएगा, जिस समय आप बड़े होइएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, आप बेरोजगार रहिएगा, तो आपको रात रात भर नींद नहीं आएगा। तो फायदा इसी में है कि एक समय में रात रात भर नींद ना आवे, उससे अच्छा है कि अभी पढ़ने में नींद मत लाइए और आप आराम से पढ़िए। 7 बजे हम लाइव क्लास लेकर आते हैं, 7:30 बजते बजते मोबाइल देखते देखते मौकना शुरू कर देते हैं। तो ये सब एकदम बुरी बात है। आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए और थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला सवाल है बच्चों कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यानी हमारा जो यूरोप था, इस यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई थी? यानी इस कहने का मतलब है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की जो भावना है बच्चों, ये सबसे पहले कब जगी? जैसे कि मान लो कि आप मैट्रिक परीक्षा पढ़ने आते हैं और आपको मैट्रिक परीक्षा के प्रति कब आकर्षण जगता है? जब टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, एक आध बार टेस्ट लेते हैं, टेस्ट में आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, थर्ड आते हैं और आपको प्राइज मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप में लगता है कि नहीं, अगला जो टॉपर है वो हम ही हैं और हम टॉपर बन सकते हैं। तो इसी तरह से यूरोप तो लंबे समय से राजतंत्र से जूझ रहा था और यहाँ पर राजा इतने ज्यादा निरंकुश थे कि वो सही से जनता का विकास भी नहीं कर पाए थे। लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले कब जगी? तो बच्चों याद रखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले जगी है 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ। याद रखिएगा कि जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और इसी से एक नेता उभर करके आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट इसके बाद फ्रांस का राजा भी बना और फ्रांस के राजा बनने तक ही नहीं रुका, इन्होंने यूरोप के 300 छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में एकत्रित करने का भी प्रयास किया और इन्हीं के प्रयास के परिणाम स्वरूप यूरोप जो लगभग 300 छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वो 33 टुकड़ों में सिमट करके रह गया। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। देखिए डिटेल में हम लोग को क्या जानना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली बड़ी अभिव्यक्ति फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी जो फ्रांसीसी क्रांति, इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति के समय हुई थी 1789 ईस्वी में। तो यहाँ पर दो बातें आपको मुख्य रूप से आ गई। पहली बात है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का जो जागरण हुआ है, यूरोप के व्यक्तियों में राष्ट्रवाद के प्रति जो सबसे पहली भावनाएं जागृत हुई वो हुई है फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में, यानी फ्रांसीसी क्रांति के समय में। और ये कब हुई? तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। यह घटना फ्रांस में हुई और यह पूरी दुनिया में
और यहीं से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के विचार फैलने लगे। आपको पता है कि ये जो 1789 ईस्वी में क्रांति हुई थी, ये क्रांति हुई थी बच्चों फ्रांस में। याद रखिएगा, क्रांति कहाँ हुई थी? ये क्रांति हुई थी फ्रांस में। लेकिन इस क्रांति का जो प्रेरणा था, इस क्रांति से जो एक राष्ट्रवाद का अलख जगा, ये राष्ट्रवाद की भावना जो है बच्चों ये पूरे यूरोप में फैल गया। यानी पूरे यूरोप के लोगों को लगने लगा कि अगर फ्रांस में परिवर्तन हो सकता है, फ्रांस के लोग जागृत हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे यूरोप के लोग भी जागृत हो सकते हैं। और इसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पे पड़ा। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता की बात की गई। यही विचार यूरोप के दूसरे देशों में भी फैल गया। यहाँ तक कि जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, ये यूरोप तक ही नहीं रुका, ये धीरे धीरे विश्व के जितने भी उपनिवेशवादी देश थे, जो भी देश किसी दूसरे का गुलाम रहा होता था, उन सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावनाएं फैलने लगी और वो भी धीरे धीरे फ्रांस से प्रेरणा लिया और उनमें भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो जागृत होना शुरू हो गया। अगला सवाल है बालक 18 नंबर, कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जैसे कि हमारे भी आसपास में बहुत सारे लोग होते हैं मरीज। मरीज का मतलब होता है कि जो समाज में अपना योगदान कम दे, उसको, जैसे अब मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, अब उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अगर मान लो कि किसी समाज में भोज का आयोजन किया गया और उसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो 5-6 गो मरीज लोगों को दे दें, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि भोज का मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। यानी मरीज का मतलब बच्चा होता है कि जो समाज में अपना कम योगदान दे सके, उसको हम लोग बोलते हैं मरीज। तो इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूरोप में कौन सा ऐसा देश है कि जिसे यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है? यानी यूरोप अगर विकास हो रहा है, यूरोप का अगर विकास हो रहा है, तो इस विकास में ये बाधक हो, इस विकास में ये क्या हो, बाधक हो, ऐसे देश को हम लोग यूरोप का मरीज कह सकते हैं। तो ऐसे देश कौन था? तो ऐसा देश था बच्चों तुर्की। याद रखिएगा, इस देश का नाम है तुर्की। यानी तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कह सकते हैं, तुर्की को हम लोग यूरोप का मरीज कह सकते हैं। अब क्यों कहा जाता है तुर्की को यूरोप का मरीज, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए कि यूरोप को तुर्की का मरीज कहा जाता है। अब ये बात तो मैंने वहीं बता दिया कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है जी? तुर्की को कहा जाता है। और इसी चूंकि तुर्की में किसका साम्राज्य था? तो ओटोमन साम्राज्य था, यानी ओटोमन एम्पायर, जिसको हिंदी में बोलते हैं ओटोमन साम्राज्य था। 19वीं सदी में यह साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो गया था। यानी जब से 19वीं शताब्दी शुरू हुई तो ये साम्राज्य क्या हो गया? काफी कमजोर हो गया। इसकी राजनीतिक शक्तियां घट गई और कई क्षेत्रों में विद्रोह और अलग अलग राष्ट्र के उदय होने का खबर शुरू हो गया। मतलब जो ही 19वीं शताब्दी में आया तो तुर्की का एक तरफ शासक कमजोर हुआ और दूसरी तरफ बच्चों क्या हुआ कि यहाँ पर जो छोटे छोटे प्रांत थे, उन सभी प्रांतों में विद्रोह की भावनाएं जागृत हो गई और वो लोग अलग अलग अपना अपना देश बनाने की मांग करना शुरू कर गए। आर्थिक और सैन्य स्थिति भी यहाँ पर कमजोर हो गई। इसी कारण से यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पूरे यूरोप में जो सबसे कम शक्तिशाली देश बचा था आर्थिक रूप से, सैन्य शक्ति के तौर पे, या फिर शासन करने के दृष्टिकोण से, या विद्रोह अधिक होने के मामले में, वो देश था तुर्की। इसीलिए हम लोग तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो ये थोड़ा सा इसका डिस्कशन हो गया। अगला सवाल है बालक कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ? आपको बता दें ये वही मेटरनिख है जो कि 1815 ईस्वी में सभी राजाओं का हेड बना था। आपको याद होगा ना, जब ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ये सभी राजा का जो अध्यक्ष बना था ये मेटरनिख था। और आपको पता होगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट के डर से पूरा यूरोप का राजा थर्राता था और वो मेटरनिख के डर से पूरा यूरोप छोड़ करके भाग गया था, वही व्यक्ति था मेटरनिख। एक कहावत आप सुने होंगे कि चाहे जो भी व्यक्ति एक समय में जितना भी पीक पर हो, जितना भी उसका साम्राज्य हो, जितना भी उसका तूती बोलता हो, एक ना एक दिन उसका पतन जरूर होता है। वही हाल हो गया नेपोलियन बोनापार्ट के साथ भी। नेपोलियन बोनापार्ट जब अपने पीक पे थे तो यूरोप के जितने भी राजा थे वो सभी राजा उनसे भयभीत हुआ करते थे। वो सभी के सभी राजाओं में हमेशा ये भय लगा रहता था कि नेपोलियन बोनापार्ट कभी भी उसकी हत्या कर सकता है, उसको गला काट सकता है, उसको अपने साम्राज्य में मिला सकता है। लेकिन जब से मेटरनिख युग आया तो नेपोलियन बोनापार्ट के युग का समापन हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध
पूरे यूरोप छोड़ के चला गया और पूरे यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई थी जिसका नाम था मेटरनिक युग। लेकिन 19वां क्वेश्चन में पूछ रहा कि मेटरनिक युग का पतन कब हुआ। तो आपको हम बता दें कि जब फ्रांस में 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हुई, तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आपको पता है कि 1848 ईस्वी की क्रांति का जो प्रमुख बातें था यह था कि वहां पर निरंकुश राजतंत्र को हटाना है और वहां पर जो है ना राजतंत्र की स्थापना करना। तो ये मुख्य उद्देश्य था। तो जब 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो उस क्रांति के बाद मेटरनिक का भी पतन हो गया और मेटरनिक को भी अपना पद छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ा था। और ये घटना घटी थी बच्चों मार्च 1848 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये घटना घटी थी मार्च 1848 ईस्वी में। ये घटना घटी थी बच्चों मार्च 1848 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा, मेटरनिक का पतन हुआ था मार्च 1848 ईस्वी में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना है कि आखिर क्या कारण था, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, ये मेटरनिक का पूरा नाम है। अगर बहुत सारे बच्चों को अभिरुचि हो तो मेटरनिक के पूरे नाम को आप लिख सकते हैं, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, ये मेटरनिक का पूरा नाम था। का पतन 1848 ईस्वी में हुआ। याद रखिएगा, 1848 ईस्वी में हुआ। कब? तो आप याद रख सकते हैं मार्च 1848 ईस्वी में। चूंकि वहां पर 1848 का ही 4 ऑप्शन है, तो उस स्थिति में आपको महीना भी याद रखना है। तो महीना कौन था जी? वो मार्च का था और मार्च 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। अब कारण क्या था? 1848 ईस्वी में यूरोप के कई देशों में उदारवादी और राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गए, जिन्हें 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से बच्चों हम लोग जानते हैं। इन क्रांतियों के दबाव में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी विद्रोह हुआ और जिसके कारण मेटरनिक को भी अपना पद छोड़ करके भागना पड़ा। और फाइनली विद्रोह इतना बड़ा हो गया, कहां पर जी? ऑस्ट्रिया में। कि आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में मेटरनिक के लिए कोई स्थान नहीं बचा और इसको मेटरनिक को जो है ना ऑस्ट्रिया छोड़ करके इंग्लैंड में शरण लेनी पड़ी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि जब 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया छोड़ करके कहाँ भाग गया? तो याद रखिएगा, वो इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? तो वो भाग गया इंग्लैंड। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी कभी ना कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल है बालक की, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो याद रखिएगा कि फ्रांस में किस शासन की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो इसका नाम था ब्रूबो वंश। याद रखिएगा, इसका नाम था ब्रूबो वंश और इसकी स्थापना भी की गई थी सभी राजाओं के द्वारा। इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का पूरे यूरोप के राजाओं पर एक अलग ही प्रभाव था, तो उस स्थिति में जो भी बचे कुचे यूरोप के राजा थे वो 1814 से ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी के बीच में वियना में जाकर के एक सम्मेलन किया था और इस सम्मेलन का नाम बच्चों रखा गया था वियना सम्मेलन। आपको याद होगा, हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है। इस सम्मेलन का नाम था वियना सम्मेलन और यूरोप के सभी शक्तिशाली जितने भी राजा थे, यानी नेपोलियन बोनापार्ट के भय से तो 33 राजा ही बचे थे, ये सभी 33 राजा ने मिलकर के 1815 ईस्वी में एक सम्मेलन किया और उस सम्मेलन का नाम दिया गया वियना सम्मेलन। उस सम्मेलन का नाम दिया गया वियना सम्मेलन। इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद यूरोप में पुरानी राजशाही व्यवस्थाओं को फिर से स्थापित करना। यानी 1815 ईस्वी में मेटरनिक के द्वारा जो वियना सम्मेलन किया गया, इस सम्मेलन की अध्यक्षता के बाद आपको पता है कि यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हो गई थी। इस युग का नाम था मेटरनिक युग। क्या नाम था? मेटरनिक युग। और इस मेटरनिक युग शुरू होते ही फिर से यूरोप में एक राजशाही शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया और इसी कारण फ्रांस में बुर्बो वंश का ही एक राजा बनाया गया था जिसका नाम था लुई 18वां। याद रखिएगा, इसका नाम था लुई 18वां को फिर से सिंहासन पर बैठा दिया। लुई 18वां को फिर से क्या किया गया? सिंहासन पर बैठा दिया गया। कब? तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी के बाद, यानी जब मेटरनिक युग जो है यहाँ पर प्रारंभ हुआ, उस स्थिति में यहाँ पर इसको बैठा दिया गया। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं।